नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत का भूगोल के वन लाइनर फैक्ट्स कवर करेंगे और इसे बार बार आप देखिए तो ये इसी में याद हो जाएगा। देखो, सबसे पहला है भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अच्छा, इसके बाद चलें तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम चलें तो इधर सबसे जो है गुजरात है। गुजरात के बाद आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड और झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल। फिर आता है त्रिपुरा और फिर आता है मिजोरम। फिर से एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, इसके बाद हम चलें तो हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, सबसे दक्षिणी है हमारा क्या, इंदिरा पॉइंट। अगर हम सबसे पूर्वी देखें तो हमारा किबूथी अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे अगर हम पश्चिमी देखें तो गोहर माता ये गुजरात में है। अब देखिए, जो भारत का पूर्वी से पश्चिमी जो है वो है कितना, 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो उत्तर से 32, तो 32-14 है ये। ठीक है, अगर इसका हम थोड़ा सा विस्तार देखें तो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से ये पूर्व में जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक, और इधर 8 डिग्री 4 मिनट से ये जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट तक। इतना आएगा समझ में क्या। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ जो है ये अफ़गानिस्तान, हल्का सा जम्मू कश्मीर में सबसे छोटी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है वो भारत और अफ़गानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर की। ये देखें तो हम पाकिस्तान में 3323 किलोमीटर की लगती है। भारत चीन लगती है 3488 किलोमीटर की। नेपाल लगता है 1751 किलोमीटर का। भूटान लगता है 699 किलोमीटर का। फिर बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है 4096, और भारत और म्यांमार है 1633। और हल्का सा इधर चलें तो इधर हल्का सा आएगा ये श्रीलंका। श्रीलंका तो हमसे टच नहीं करता है। अच्छा, सबसे तट रेखा की लंबाई बनेगी 7516 है। ठीक है। अच्छा, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता जो गुजरात में है तथा पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में है के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर है। तो यह है 2 घंटे का अंतर, याद रखना। अच्छा, भारतीय मानक समय रेखा 82.1/2 डिग्री किस शहर से गुजरती है। तो ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933, इसको मैंने ऊपर भी बता चुका हूँ, और उत्तर से दक्षिण है 3214। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अच्छा, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं। तो देशांतर रेखाएं समय और अवस्थिति निर्धारित करती हैं। अच्छा, भारतीय मानक समय रेखा ये ऐसी जाती है, याद रखना। तो ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाएगी, फिर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अच्छा, अब आएगा कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। और जो वो पूर्व से पश्चिम जो स्थान थे उनमें कितने घंटे का अंतर था, तो उसमें कितने घंटे का अंतर था, 2 घंटे का अंतर था, है ना। अच्छा, भारतीय मानक यामनोत्तर पर मध्याह्न 120 डिग्री पूर्वी देशांत पर स्थानीय मान कितना, 2:30 बजे अपराह्न होगा। मतलब अगर अगर यहाँ 1:20 है तो इधर पूर्वी देशांतर में क्या होगा, 2:30 बजेंगे। अच्छा, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, और भारत का एकमात्र जिला, कौन सा जिला, एकमात्र जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है वो है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश का। ठीक है।
अच्छा, थोड़ा-सा ये भारत का राजनीतिक मानचित्र देख लीजिए। देखो, सबसे पहले ये लद्दाख है, ये अभी हाल ही में इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब अस्तित्व में है। तो ये दोनों जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ये आए 31 अक्टूबर 2019 को, है ना? 31 अक्टूबर 2019 को आए लद्दाख जम्मू, फिर ये हिमाचल प्रदेश आ गया, फिर चंडीगढ़ आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद चलें तो पंजाब आ गया, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली आ गया। देखो, दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी बना 1956 में और एनसीटी बना 1992 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ गया, सिक्किम आ गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणा नागमणि तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। फिर इधर चले हम तो बिहार आ गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, गुजरात, राजस्थान। फिर इधर चलिए लक्षद्वीप आ गया। अच्छा, दादर ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। क्या है? दादर और नागर हवेली व दमन दीव का विलय इस संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नागर हवेली तथा दमन दीव विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी था। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नागर हवेली व दमन दीव होगा। ये इसकी राजधानी क्या होगी? दमन होगी। और ये कब आया? 2019 में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद देखो, ये सबसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। सबसे उत्तरतम बिंदु लद्दाख में है क्या? इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में है। दक्षिणतम बोलेंगे तो कहाँ? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार पे। अगर बात करेंगे पश्चिमी बिंदु तो ये बताया था गुजरात में कौन? गौर माता या गौहर माता मोती बोलते हैं। पूर्वी बिंदु क्या है? किबूथी, अरुणाचल प्रदेश में। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी में है, 8 डिग्री 4 मिनट में, तमिलनाडु में। और ये ग्रेट निकोबार में है। अच्छा, हिमालय की जो है प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ का उत्तर से दक्षिण क्रम। देखो, उत्तर से दक्षिण है, सबसे पहले काराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अच्छा, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं, याद रखना। ठीक है, कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अच्छा, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो ये करेगी अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। अच्छा, असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो ये करेगी 7 राज्यों को। ठीक है, याद रहेगा क्या? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है अब यहाँ से बनेगा। कहाँ से बनेगा? कि रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो देखो, रॉस द्वीप जो है, रॉस में कौन रहता था? नेताजी सुभाष चंद्र। रॉस मतलब ईगो टाइप का होगा, तो कौन रहता था? सुभाष चंद्र बोस। और जो नील, देखो जब कोई शहीद हो जाता है तो वो नीला पड़ जाता है, तो याद रखना नीला, तो शहीद द्वीप। और हैवी कौन है? स्वराज, खुद का राज जो है बहुत हैवी रहता है, तो याद रख लेना इसको, तीनों को बन जाएंगे। अच्छा, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो ये पाक जलडमरू मध्य से होता है। अच्छा, जो भारत है वो किस मतलब कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है? तो ये त्रिपुरा। 3 तुमको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो ये चैनल देख लेते हैं कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अच्छा, ये चैनल जो है, सबसे पहला 9 डिग्री चैनल, ये किस 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 मध्य है? तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। किसके मध्य है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, ये इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट जल डमरू मध्य, ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। एक है माहिम क्रीक, ये एक पतली सी निवेशिका है, मुंबई में है। एक कच्छ की खाड़ी, ये पश्चिमी गुजरात में है। अच्छा, खंबात की खाड़ी जो है ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। ठीक है। अच्छा, अब ये लक्षद्वीप सागर, ये लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य, ये कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य है। दक्कन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। अच्छा, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है।
याद रहेगा क्या? अच्छा, इसके बाद हम देखें ये विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, संबंध, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे ज़्यादा अगर लंबाई किसी के साथ हमारी है तो वो बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ है, कितनी है? 4096। देखो, अगर नहीं बन रहा है तो सबसे ज़्यादा वाला याद कर लो और सबसे कम वाला याद कर लो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। अच्छा, इसकी सीमा क्या है? इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ। ठीक है, तो देखो कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल, उधर ही के मिलेंगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये एक बार आप मैप में देख लेना तो इसको समझ में आ जाएगा। अच्छा, चीन के साथ 3488 मैकमोहन रेखा है। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ हमारा 3323 रेड क्लिप रेखा है। कौन सा? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख है। अच्छा, नेपाल के साथ क्या है? 1751, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है, अच्छा अब चले हम तो म्यांमार के साथ। म्यांमार 1633 है। अच्छा, मतलब राज्य मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। देखो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ये है ना, ये दिक्कत करेंगे। अच्छा, भूटान के साथ पश्चिम बंगाल, देखो भूटान जबकि ऊपर है पर पश्चिम बंगाल मिलता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है, डूरंड रेखा है, लद्दाख। अगर बात करें लंबाई, 15,106 किलोमीटर की लंबाई हमारे यहाँ दूसरे देशों से क्या करते हैं हम लोग? साझा करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक मैकमोहन रेखा है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यहाँ सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया था। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा क्या है? विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर रेड क्लिफ हैं और इन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा पड़ी। अच्छा, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, यही जो है हमने ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर 5 रेखाएं पढ़े थे, ये आप लोग कमेंट में बता देना। ठीक है, अच्छा हमारा देश क्या है? भारत। इसका अन्य नाम है आर्यव्रत, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। तो ये 3 तो तुमको पता ही होंगे, ये 2 याद कर लो, आर्यव्रत और जम्मूद्वीप। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी पूर्व में अवस्थित है। अच्छा, इसका अक्षांशीय और विस्तार याद कर लेना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट और 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसकी ज्यामिति चतुष्कोणीय है, याद रखना। अच्छा, ये जो मानक समय है ये 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप जो मिर्ज़ापुर का है वहाँ से लिया गया है। ग्रीनविच मध्य टाइम से ये 5.5 घंटे आगे चलते हैं। 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत के 5 राज्य ये बताए थे हमने, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और फिर जो है जो कर्क रेखा वो है वो ऐसी जाती है कहाँ से? गुजरात से एंटर करती है ना, तो वो हमने बता दिया आपको ऊपर, वो देख लेना। अच्छा, भौगोलिक विस्तार जो है इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और 2933 पूर्व से पश्चिम। अच्छा, स्थलीय सीमा 15,106 और जलीय सीमा 7,516। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको। ठीक है, अच्छा प्रादेशिक सीमा और इसमें कुछ वो हैं कि भाई कब क्या क्या कहलाता है। अच्छा देखो, जब हम समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल सीमा। अगर हम प्रादेशिक जल सीमा मतलब 12 समुद्री मील से 24 समुद्री मील तक जाएंगे तो वो संलग्न क्षेत्र कहलाता है और 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक जोन कहलाता है। ठीक है, अच्छा जलवायु हमारे यहाँ की कैसी है? मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल हमारा क्या है? 3287,263 है ना। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है हमारे यहाँ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हम कौन से स्थान पे हैं? 7वें स्थान। और जनसंख्या में तो आपको पता ही होगा, कुल जनसंख्या 17.5%, 17.5% है हमारे यहाँ की। 32 स्थान प्रथम चीन पे है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन तो ये थोड़े नहीं पूछते है ना,
ये देखो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर हमारी 17.64% है। अच्छा, लिंगानुपात बहुत इंपॉर्टेंट, 943 प्रति हज़ार पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात 918 है। जनसंख्या घनत्व 382 है हमारा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलें, देखो कुल साक्षरता हमारी कितनी है, 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14%। महिला साक्षरता 65.46%। अच्छा, हमारे यहाँ जो SC हैं वो हैं 16.6%। ठीक है। और अनुसूचित जनजाति संख्या है 8.6%। ठीक है। अच्छा, राज्यों की संख्या हमारे यहाँ कितनी है, 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन तो उतने नहीं पूछते हैं, फिर भी एक बार देख लो कि पर्वतीय 10% है, पहाड़ी क्षेत्र 18% है, पठारी क्षेत्र जो है 27% है, मैदानी क्षेत्र 43% है। अच्छा, कर्क रेखा जो कहाँ कहाँ से जाती है, तो ये देखो सबसे पहले गुजरात में एंटर बताया, तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हमारा MP आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया बाजू में, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखना। अच्छा, द्वीप हमारे यहाँ कितने हैं, 1208। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न केंद्र शासित प्रदेश या राज्य हमारे टोटल 18 है। तो अच्छा, 599 हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, बंदरगाह हमारे 13 हैं। अच्छा, राष्ट्रीय पशु बाघ, इसका नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है। राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका नाम क्या है, पावो क्रिस्टेटस। बरगद क्या है, फाइकस वेंगानिस। ये इंपॉर्टेंट याद रखना पूरे वैज्ञानिक नाम। कमल का क्या है, निलंबो नूसिफेरा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा, अशोक स्तंभ। और राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है ये। अच्छा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, कहाँ से लिया गया ये, आनंद मठ से। और इसमें काय का वर्णन है, तो काय का वर्णन है सन्यासी विद्रोह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है। अच्छा, याद रहेगा क्या, अब देखो ये क्या है, पौंडीचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु में कराकाइल। ये पूछ सकता है कि भाई कराकाइल कौन से राज्य में है, तो क्या बताओगे, तमिलनाडु में। माही कहाँ है, केरल पे। और आंध्र प्रदेश कहाँ है, यनम में। ठीक है, याद रहेगा क्या, तो ये है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा भौतिक विभाजन में आ जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का किस भूखंड का भाग था, तो ये गोंडवाना का। देखो एक अंगारा लैंड था और एक गोंडवाना लैंड था। ठीक है। अच्छा, भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर क्या हो गया, विस्थापित हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अच्छा, हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग हैं वलयों की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर। पहला है ट्रांस हिमालय, या इसको बोलते हैं तिब्बत का क्षेत्र। बृहत हिमालय या महान हिमालय है। फिर लघु हिमालय और वहाँ या उपशिवालिक, ये शिवालिक, ये सबसे नवीनतम है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, हिमालय का जो निर्माण है जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ। इनमें जो है बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है और सबसे नवीनतम क्या है, शिवालिक। ठीक है। अच्छा, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं, तो ये भावर कहते हैं। एक भावर का क्षेत्र होता है और एक क्या होता है, तराई का क्षेत्र होता है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है, शिवालिक। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो ये गिरिपद की स्थिति का है। अच्छा, शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य स्थित है। अच्छा, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी क्या है, शिवालिक है। और नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये तो तुमको पता ही होगा, है ना, क्योंकि तुम लोग यहीं रहते हो। सतपुड़ा श्रेणी है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या है, धूपगढ़ है। ठीक है। और कौन सी पहाड़ी पर, तो महादेव पहाड़ी पर, याद रखना। ठीक है।
अच्छा इसके बाद चले तो यहाँ देखो, अच्छा हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये कौन सी है? हिमाद्री या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये तो पता ही, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अच्छा पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में एक ट्री लाइन की ऊंचाई सबसे कम है, याद रखना। ठीक है। अच्छा उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो तराई भाग में पाए जाते हैं। तो अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये लद्दाख का है, याद रखना। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है ना क्या है? तो वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली श्रृंखला है ना। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? 600 से 570 मिलियन। अच्छा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं, मतलब बर्फ की देवी। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी है। कितनी? 2695, याद रखना। ठीक है 2695 केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का जो विस्तार है किन राज्यों में? तो तमिलनाडु और केरल में, याद रखना। ठीक है। अच्छा महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो कोंकण तट से जाना जाता है, याद रखना। अच्छा इलायची की पहाड़ी जो है किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? तो ये केरल और तमिलनाडु के मध्य बनाती है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ी पर कहाँ मिलते हैं? अच्छा भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, और पूरे विश्व की बोलेंगे तो माउंट एवरेस्ट 8611 मीटर है ये। अच्छा विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राकापोची लद्दाख श्रेणी में स्थित है, याद रखना। ठीक है। अच्छा इस मैप के माध्यम से हम लोग को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए गॉडविन ऑस्टिन जो है ये यहाँ पाई जा रही है, ठीक है, लद्दाख के पास। हिंदू कुश पर्वत यहाँ है। अच्छा नंगा पर्वत यहाँ है। अब देखो ये 5 नदी सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। देखो सिंधु नदी है ना, झेलम है, चेनाब है, रावी ब्यास सतलज। अच्छा इधर चले तो लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है, जास्कर श्रेणी, नंदा देवी, कैलाश पर्वत। देखो ये बृहद हिमालय आ गया है ना, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा, ये माउंट एवरेस्ट इधर है 8848 किलोमीटर। कंचनजंगा भी यहीं, नामचा बरवा यहाँ है। देखो सांगपो नदी जिसको क्या बोलते हैं? हाँ ब्रह्मपुत्र है क्या? ये गंगा नदी है, यमुना नदी है। देखो ये अरावली, अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु शिखर सबसे पुराना है। थार का मरुस्थल आ गया। कच्छ का रण है ना। उत्तर भारत का विशाल मैदान, घाघरा नदी, गंडक नदी है ये, है ना। राजमहल की पहाड़ी हैं, ये बुंदेलखंड, चंबल, बेतवा, ये हमारी नदियाँ आ गई। अच्छा इसके बाद चले तो देखो मालवा का पठार, ये इंदौर वाला आ गया है ना, बुंदेलखंड है ना। फिर नर्मदा ताप्ती आ गई है ना, ये सतपुड़ा श्रेणी, महादेव श्रेणी आ गई है ना। फिर क्या है ये बताओ? कच्छ का रण हो गया तुम्हारा, सातमाला श्रेणी हुई, कलसूबाई, ये कलसूबाई बहुत फेमस है, याद रखना। महाबलेश्वर की पहाड़ी, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी। कावेरी नदी ये हो गई, नीलगिरी की पहाड़ी होगी, कृष्णा नदी ये आ गई है ना। फिर क्या हो गया? महेंद्रगिरी है ये, लोसाई की पहाड़ी, अराकान की पहाड़ी, ये गारो खांसी जयंतिया की पहाड़ी। फिर इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अच्छा इसके बाद चले तो हम यहाँ देखो कर्नाटक पठार है, दक्षिण भारत देखो अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी। देखो सब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुदी है, ठीक है, याद रहेगा क्या। अच्छा इसके बाद क्या है? लक्षद्वीप आ गया ये, है ना। महेंद्रगिरी भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम चोटी क्या है? महेंद्रगिरी है, याद रखना। सैडल पीक इधर की है। तो ये थोड़े से इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक बार और देखना है इसको। अच्छा अब देखो माना दर्रा उत्तराखंड से किसको जोड़ता है? तो तिब्बत को। देखो माना, नीति, लिपुलेख, ये सब उत्तराखंड में, याद रखना। अच्छा नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर गुरु शिखर है ना, राजस्थान में है। अच्छा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा, ये बताया था अभी, अराकानियोमा म्यांमार की है। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो ये धौलाधर। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी पर। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम पे है। उत्तराखंड में कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घासों के मैदान को बुग्याल या पयाल कहते हैं, याद रहेगा क्या।
अच्छा, इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लिपुलेख माना नीति ये बताए थे कहाँ है, उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग, बारालाचा है ना, ये है। अच्छा, पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिम हिमालय में 250 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर हुआ, ठीक है। चौराबाड़ी ग्लेशियर ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, ठीक है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत पर है। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए, तो ये पैलियोजोइक महाकल्प में हुए। अच्छा, अब यहाँ देखो, क्या है, आरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ उड़ीसा के मध्यवर्ती में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार, पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। अच्छा, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है, लगभग 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्य में कौन सी सीमा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात की है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है, तो 9 है, याद रखना। और कौन कौन से 9 है वो देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ठीक है। अच्छा, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है, तो हिंद महासागर का, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये लूसेंट में नहीं मिलेंगे, है ना। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है, तो हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है, तो ये कोरोमंडल तट। अच्छा, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो कैप के कोमोरिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, याद रखना। अच्छा, ये बताओ, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ, बंगाल की खाड़ी पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी, 572 है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बैरन द्वीप जो है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी पर, है ना। अच्छा, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है, पुलिकट झील के समीप। राम सेतु धनुषकोडी में स्थित है। देखो, राम सेतु बनाया था ना, एडम्स ब्रिज बोलते हैं। अच्छा, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है, तो लक्षद्वीप से, याद कर लेना। अच्छा, मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, पंबन द्वीप स्थित है, रामेश्वरम, है ना। अच्छा, द्वीपों पर बसा भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई। कोरो क्रीक कहाँ स्थित है, कच्छ के रण पर। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। बुर्जर और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। अच्छा, अब ये देखो, हिमालय की सबसे ऊंचे शिखर, सबसे पहला तो तुम्हारा भाई माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में है, 8848। फिर हमारे भारत का है काराकोरम K2 या कॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये 8611। फिर कंचनजंगा भी भारत में 8598, है ना। मकालू है, धौलागिरी नंगा पर्वत है। फिर क्या है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामित, कामित याद रख लेना, नामचा बरवा, गुरु मंदाला, है ना। ये कहाँ है, इनकी लंबाई तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कहाँ है ये थोड़ा देख लेना। फिर क्या है, सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को क्या कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी क्या देख लेते हैं, जलवायु देख लेते हैं इसकी। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन हो सकता है, तो कौन सा होता है, अक्षांशीय स्थिति होती है, याद रखना। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द लैंडफॉर्म प्रयोग किया जाता है। लैंडफॉर्म क्या है, देखो, एक तो लैटिट्यूड, फिर ए से एल्टीट्यूड, फिर एन से नियरनेस फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता, फिर डी से डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा, फिर फॉरेस्ट वन, ओशियन करेंट्स समुद्री जलधाराएं, और रेनफॉल वर्षा, माउंटेन पहाड़, और सॉइल, ये तो क्या हो गया, ये लैंड फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से होती है। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु और पंजाब। भारत में औसत वर्षा कितनी होती है, लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में।
ठीक है। भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु पर उच्च ताप तथा निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी। अच्छा, व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? देखो, व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनें हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती है और उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें तथा दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें क्या बोलते हैं? कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पश्चिमी बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को काल बैसाखी या चाय वर्षा बोलते हैं। ये याद कर लेना। ठीक है। क्या काल बैसाखी या चाय वर्षा, ये पूछा जाता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को, स्थानीय पवनों क्या बोलते हैं? काल बैसाखी या चाय वर्षा। जब भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 5 में कोपेन ने किया, याद रखना। ठीक है। अच्छा, देखो, जलवायु निर्धारण के आधार क्या? वार्षिक या मासिक औसत जलवायु, वार्षिक या मासिक वर्षा और वनस्पति। कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु प्रदेश क्षेत्र कैसे हैं? देखो, लघु या शुष्क ऋतु। ठीक है। इसको गोवा के दक्षिण तट पर और भारत के पश्चिमी तट पर। तो ये उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, इसको आगे बढ़ें। अच्छा, अंतः उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र है ना। तो क्या होता है? ITCZ एक क्या है? निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक दोलायमान पट्टी है। ITCJ वह क्षेत्र है जहाँ उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अच्छा, लू जो है उत्तरी मैदान पे क्या करती है? बिहार और पंजाब तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें लू, है ना। अच्छा, इसके बाद देखो, ये तो तुम्हारा हो गया, है ना। अच्छा, ये देखो, कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम का संबंध है ग्रीष्म ऋतु के खत्म होती ही पूर्व मानसून मानसून की बौछार से। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो वो काल बैसाखी पढ़ लिए और एक चाय वर्षा हो गई। एक आम्र वर्षा कहाँ होती है? केरल और तटीय कर्नाटक में। अब ये पूछेगा एग्जाम में, देखना तो। अच्छा, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय जो है सामान्यतः कब से कब तक है? जून से सितंबर तक। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो छोटा नागपुर या पठार में होती है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो नवंबर दिसंबर होते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, अल नीनो और ला नीनो। ठीक है। अच्छा, उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन है? तमिलनाडु है। भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान। अच्छा, अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अच्छा, ये बताओ, भारत में सर्वाधिक दैनिक तापमान अंतर कहाँ रहता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। दिन में बहुत गर्मी और रात को इतनी ठंड की होड़ना पड़ता है बहुत। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? पूर्वी जेट प्रवाह को। अच्छा, भारत में ये इसका वर्षा का वितरण देख लेते हैं। तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा 111, कभी कहीं 112 भी मिल जाता है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं जो निम्नवत हैं। देखो, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्म पर्वत घाटी और निकटवर्ती पहाड़ी पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अच्छा, मध्यम क्षेत्र वाले ये कहाँ? गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी हिमालय, उड़ीसा तरफ। ठीक है। न्यून वर्षा कहाँ होती है? ये उत्तर में होती है सब जगह। ठीक है। अत्यल्प वाले कहाँ होते हैं? ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं इसको, याद रखना। अच्छा, एक जेट स्ट्रीम नाम सुनेंगे। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों की में धरातल में 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलने वाले एक प्रवाह जेट स्ट्रीम, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद का जो वीडियो है वो बाद में आएगा। ठीक है, जब तक के लिए इसको रिवाइज